हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में समास चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको समास की भूमिका बता दी थी। मैंने आपको समास का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। तो जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है आप देख कर आइए, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि समास का मतलब क्या होता है, ठीक है। समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का विग्रह होता है, एक तो लौकिक विग्रह, दूसरा क्या होता है अलौकिक विग्रह, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो समास 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पहला समास जो कि अव्ययी भाव समास, उसे हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कंडीशन लगती है, ठीक है। इसके उदाहरण को देखेंगे, ठीक। तो आज हम पूरा अव्ययी भाव समास इस सिंगल लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी रेगुलर क्लासेस जो होती है वो एप्लीकेशन पर होती है, ठीक है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो आप जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है, आपको लेक्चर के नोट्स मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने फ्री कंटेंट भी अपलोड कर रखा है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। और अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत का पेपर 1 हमारा एकदम समाप्ति को है, यानी कि मैंने वहाँ पर संधि पढ़ा दी है, कारक पढ़ा दिए, मतलब मैंने सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं। बस एक चैप्टर और बाकी है प्रत्यय। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे चैप्टर के लेक्चर प्लस नोट्स दोनों चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। बस वहाँ पर एक चैप्टर और बाकी है जो कि क्या है प्रत्यय, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है मैंने सिलेबस को थोड़ा फास्ट करा दिया है, ठीक है। तो जिसको भी पूरा पेपर 1 पढ़ना है तो आप संस्कृत बेस में एनरोल कर सकते हैं। और जिसको अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि अगले 1 महीने में चरक भी पूरी कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। और साथ में मैं जो 23 बैच के स्टूडेंट हैं उनको मैं क्या करता हूँ, दोनों शेड्यूल देता हूँ, ठीक है। तो हालांकि अभी तो मैं उसको थोड़ा सा नहीं फॉलो कर पाया, क्योंकि संस्कृत आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एज़ कम्पेयर टू बाकी के सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो एक तो क्या होता है, एक तो पढ़ाना और सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में क्या है डिफरेंस है। तो संस्कृत में क्या होता है मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं संस्कृत को थोड़ा क्या कर दूँ, पहले खत्म कर दूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ी लेक्चर की फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जिसको पूरा कंप्लीट कोर्स लेना है तो आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक। तो चलिए आप वहाँ पर जाइए, चेक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो थोड़ा सा प्रमोशन करने के बाद अब हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, अव्ययी भाव समास पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शब्द दिखाई दे रहा है अव्यय, बाद में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है भाव, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है समास, ठीक है। तो अव्यय का मतलब आपको पता है, यहाँ पर व्यय जो होता है, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होना, ठीक है, खर्च होना। अ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ का मतलब न खर्च होना, मतलब जो ना खर्च हो, मतलब ना घटे ना बढ़े, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च करना। अव्यय का मतलब जो ना खर्च हो, ना घट हो, जिसमें ना बढ़ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ऐसे शब्द जिसका कोई रूप ना चले, ना विभक्ति में चले, है ना वचन में चले, ना लिंग में चले, ठीक है। मतलब जो हर विभक्ति, हर वचन और लिंग में क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास का मतलब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का मतलब ये हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का मतलब ये हो जाएगा कि जो पहले अव्यय नहीं था, जो पहले अव्यय नहीं था, बाद में उसका क्या हो जाना, बाद में उसका अव्यय हो जाना, उसका अव्यय हो जाना ही क्या है, अव्ययी भाव समास है। मतलब जो पहले अव्यय नहीं था, बाद में उसका अव्यय हो जाना ही क्या है, अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर जो भाव है, भाव का मतलब ही क्या होता है, होना। क्या होना, अव्यय होना। मतलब जो पहले अव्यय नहीं था उसका बाद में अव्यय हो जाना, समासिक पद बनने के बाद अव्यय हो जाना क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। अभी नहीं समझे हो टेंशन मत लीजिए, आगे आपको जब मैं उदाहरण दूंगा आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए तो देखिए आप यहाँ पर
अब देखो, अब उसके पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अव्ययी भाव समास की कुछ कंडीशन लिखवाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं, चलिए देखो। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए अव्ययी भाव समास में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि अव्ययी भाव समास में क्या होगा, पूर्व पद, आपका पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा। पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक। पहला स्टेप आपको क्या नोट डाउन करना है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पूर्व पद जो होगा वो क्या होगा, आपका अव्ययी होगा। क्या होगा, अव्ययी होगा। पूर्व पद आपका क्या होगा, यहाँ पर अव्ययी होगा, ठीक है। अव्यय आपको पता है अव्यय क्या होता है, जिसकी बात करते हैं, जितने भी उपसर्ग होते हैं, प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, बी, आंग आदि जो भी 22 उपसर्ग होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। इसके अलावा यथा, कदा, च, ये सब क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको क्या दिख जाए, अव्यय दिख जाए, कौन सा पद, पूर्व पद, तो आपको क्या टिक करना है, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर पूर्व पद जो होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, कि पूर्व पद हमेशा यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है समास में क्या होता है, समास में जैसे कि मान लो एक ये पद है, ये दूसरा पद है ना, जैसे कि मान लो एक ये पद है, ये दूसरा पद है, तो ये दोनों मिलते हैं और क्या बनता है, एक सिंगल पद बनता है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, पूर्व पद है, और ये आपका क्या है, उत्तर पद है। तो हमने क्या बोला, इसमें पूर्व पद वो क्या होगा, अव्ययी होगा, है ना, और उत्तर पद क्या होगा, अव्ययी नहीं होगा। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे, दो पद मिलने के बाद एक पद बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो ये आपका मान लो, ये आपका क्या बन गया, आपका समासिक पद बन गया, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका समासिक पद बना। तो ये जो समासिक पद बना है वो भी क्या होगा, अव्ययी हो जाएगा, ठीक है, अव्यय हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था कि जो अव्यय नहीं है उसका भी क्या हो जाना, अव्यय हो जाना है, क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए पूर्व पद तो अव्यय था, लेकिन यहाँ पर उत्तर पद अव्ययी नहीं था। लेकिन जब समासिक पद बना तो ये जो उत्तर पद जो कि अव्ययी नहीं था वो भी क्या हो गया, अव्ययी हो गया। तो जो अव्ययी नहीं था उसका भी क्या हो जाना, अव्ययी हो जाना, क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व पद ने क्या कर दिया, उत्तर पद को भी अव्ययी बना दिया, ठीक है। तो जो अव्ययी नहीं था उसका भी क्या हो जाना, अव्यय हो जाना, क्या कहलाता है, अव्ययी पद समास कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, तो तीसरी, अब इसी चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो समासिक पद होगा, है ना, यहाँ पर जो समासिक पद होगा, यानी कि समास होने के बाद जो पद बनेगा वो भी क्या होगा, अव्ययी होगा। जैसे कि एक उदाहरण के थ्रू आपको मैं इसको समझाता हूँ। एक उदाहरण के थ्रू आप एक मिनट, चलो इसको ले लेते हैं, आप यहाँ से लेते हैं उदाहरण। चलो उसको छोड़ो, आप यथाशक्ति हम ले लेते हैं। देखो एक उदाहरण लेते हैं हम, देखो जैसे एक ले ले, आप यथा ले लो और इधर आप ले लो क्या, शक्ति ले लो, ठीक है। तो देखिए यथा क्या है, यथा एक अव्यय है, यथा क्या है, अव्यय है ना। लेकिन ये जो शक्ति, ये अव्यय है, ये अव्यय नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका रूप चलता है, आपको पता है ना। तो आपका यथा तो अव्यय है लेकिन शक्ति अव्यय नहीं है। लेकिन जब क्या होता है, जब समासिक पद बनता है तो क्या बनता है, यथाशक्ति बना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो समासिक पद बना, तो ये जो यथाशक्ति हो गया, ये पूरा क्या हो गया, अव्यय हो गया। मतलब इसका कोई अब रूप नहीं चलेगा, ना लिंग में ना वचन में, किसमें भी इसका कोई रूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो यथाशक्ति जो है, यथाशक्ति में ये जो शक्ति था, जो कि पहले अव्यय नहीं था, बाद में क्या हो गया, अव्यय हो गया समास पद बनने में। तो ये जो समासिक पद बना है वो भी क्या हो गया, अव्यय हो गया। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि समासिक पद जो है वो भी क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चौथा आप नोट डाउन कर लीजिए। वो आपको ये नोट डाउन करना है कि आपका ये जो समासिक पद बनता है, वो हमेशा किसमें रहेगा, नपुंसकलिंग में रहेगा, है ना, नपुंसकलिंग में रहेगा और एक वचन में रहेगा, नपुंसकलिंग एक वचन में रहेगा,
ठीक है। और पांचवा आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है कि अव्ययी भाव समास जो होता है वो 16 अर्थों में उपयोग किया जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये बस इतने में अव्ययी भाव समास आपका खत्म हो गया। ठीक, तो यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पहला क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन, किस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, और किसमें समासिक पद अव्यय होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास में क्या हो जाएगा, समासिक पद जो होता है वो क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है। ठीक है, किसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें समासिक पद जो होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है। तो अव्ययी भाव समास में समासिक पद जो होता है वो एक वचन नपुंसकलिंग में रहता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। तो जो आपको नोट डाउन कराया है ना, यही आपका पूरा अव्ययी भाव समास है, पूरा खत्म हो गया। चलिए आप नोट्स पर चलते हैं, आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। देखो, तो देखो यहाँ पर शुरुआती हिस्से करी पूर्व पदार्थ प्रधान, यानी कि अव्ययी भाव समास में क्या होगा, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। शुरुआती हिस्से की हुई देखो आप, तो जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान या मुख्य हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ये जो प्रधान क्या है यहाँ पर पूर्व पद है, तो जो पूर्व पद जो कि क्या है, प्रधान है, जो कि क्या है, अव्ययी है, तो ये उत्तर पद को भी क्या कर देगा, समासिक पद बनने के बाद अव्ययी बना देगा। तो जो अव्ययी नहीं था बाद में क्या होता है ना, अव्यय हो जाना ही क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ नोट लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है। देखो पहले क्या लिखा उन्होंने, अव्ययी भाव समास होने पर समासिक पद क्या बन जाता है, अव्ययी बन जाता है। जैसे कि और अगला मैंने आपको बताया था, समासिक पद जो होगा वो किसमें होगा, नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगला मैंने आपको लिखवाया था, यहाँ पर आप श्लोक देखिए क्या दिया है उन्होंने, अन्व्ययम अव्ययः संपद्यते इति, यानी कि अर्थात जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्ययी न था, मतलब जो पहले अव्ययी नहीं था, लेकिन समासिक पद बनने के बाद क्या हो गया है, वो अव्ययी हो गया है, इसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो किंतु समास होने पर क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, अन्व्ययम अव्ययः संपद्यते इति, यानी कि जो पहले अव्ययी नहीं था लेकिन समासिक पद बनने के बाद क्या हो गया, अव्ययी हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देख, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर दिया, जैसे कि शक्तिम अनअतिक्रम्य, ठीक है, ये क्या है, समास विग्रह किसका, आपका यथाशक्ति का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शक्तिम है ये क्या है, अव्ययी नहीं है, लेकिन जब यथाशक्ति बनता है तो ये जो शक्ति है ये भी क्या बन जाता है, अव्ययी बन जाता है। मतलब जो पहले अव्यय नहीं था बाद में क्या हो जाना, उसका अव्यय हो जाना ही क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब देखिए यहाँ शक्ति शब्द अव्ययी नहीं है, किंतु यथा क्या है, अव्यय है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये क्या होता है, शक्ति यथा के साथ समासिक पद बनाता है तो ये जो यथा है यानी कि जो अव्यय है वो शक्ति को भी क्या कर देता है, अव्यय बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यथा किंतु यथा इस अव्यय के साथ समास होने के कारण यथाशक्ति बनता है और यह पूरा पद क्या बन जाता है, अव्यय पद बन जाता है। और किसमें है ये, नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला, आपको गार्ड बांध देना है अव्यय भाव समास में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा। दूसरा आपको ये नोट डाउन करना है कि पूर्व पद जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अव्ययी होगा। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो समासिक पद बनेगा वो भी क्या होगा, अव्ययी पद होगा, यानी कि जो पहले अव्ययी नहीं था वो भी क्या हो जाएगा, समासिक पद बनने के बाद अव्यय हो जाएगा। और समासिक पद जो होगा अव्ययी भाव समास में वो किसमें होता है, हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, दिमाग में गांठ बांध देना है, बस इतना ही है आपका पूरा अव्ययी भाव समास। ठीक, देखिए, और मैंने आपको बताया था कि 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास यूज किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं विभक्ति, समीप, संप्रति, वृद्धि, है ना, अव्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा,
अनुपूर्व्य, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, है ना। अगर आपको ये याद नहीं हो, अगर आपको ये याद नहीं हो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है पता है, ये अव्ययी भाव समास का सूत्र है। ये क्या है, अव्ययी भाव समास का सूत्र है कि अव्ययी भाव समास कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप शुरू की याद कर लो, 4 विभक्ति, समीप, समृद्धि और वृद्धि, ठीक है। तो अगर मान लो एमसीक्यू में आया तो आपसे बन जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, अव्ययी भाव समास का क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक। तो बस ये आपका अव्ययी भाव समास पूरा मैंने आपको नोट डाउन करा दिया है। मैंने आपको क्या बोला, एक बार फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है कि पूर्व पद यानी कि पहला पद जो होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा, है ना। दूसरा आपको नोट डाउन करना है, अब ये प्रधान है तो यानी कि पूर्व पद यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी होगा, ठीक है। तीसरा आपको नोट डाउन करना है कि समासिक पद जो होगा, समासिक पद जो होगा वो भी क्या बन जाता है, अव्ययी बन जाता है, ठीक है। और चौथा आपको नोट डाउन करना है, यहाँ पर समासिक पद जो होगा वो किस में होगा, नपुंसकलिंग, है ना। हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त किया जाएगा, ठीक है। आपको मैं जब उदाहरण दूंगा ना आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। और 16 अर्थों में यानी कि ये विभक्ति या समीप, तो समीप अर्थ वाले जितने भी अव्ययी है वही सारे क्या होंगे, अव्ययी भाव समास होंगे, है ना। वृद्धि हो गया, तो इन 16 अर्थों में क्या होता है, अव्ययी भाव समास यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, यही है अव्ययी भाव समास। पूर्व पद में क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा, पूर्व पद अव्ययी होगा, समासिक पद यहाँ पर जो बनेगा वो भी क्या बन जाएगा, अव्ययी बन जाएगा। अगर मान लो 2 पद दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर पूर्व पद क्या होता है, यहाँ पर हमेशा वो तो अव्ययी होगा ही क्योंकि वो प्रधान है ना। उत्तर पद जो होता है वो अव्ययी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन समासिक पद बनने के बाद ये जो उत्तर पद है अव्यय के साथ समास पद बनाने के बाद क्या बन जाता है, वो भी अव्यय बन जाता है। मतलब जो पहले अव्यय नहीं था बाद में क्या हो गया, वो अव्यय बन गया, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। भाव का मतलब क्या होता है, होना, क्या होना, यहाँ पर अव्ययी होना। तो यहाँ पर उत्तर पद जो है वो अव्ययी नहीं था, लेकिन अव्यय के साथ जब क्या करता है, समासिक पद बनाता है तो जो उत्तर पद है वो भी क्या हो जाता है, अव्ययी बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अव्ययी भाव हो रहा है, ठीक है। भाव का मतलब क्या होता है, होना, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास करते हैं, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास के उदाहरण दिए हैं। अब एक चीज़ आपको बता दूँ कि अव्ययी भाव समास में मतलब पूरे समास में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, आपको मान लो समास विग्रह वाला कोई शब्द दे देगा, है ना। समास विग्रह करके एक वाक्य मान लो दे देगा, तो बताइए इसका समासिक पद क्या बनेगा, इसका समासिक पद क्या बनेगा, समासिक पद क्या बनेगा, ये आपको, है ना। दूसरा अगर मान लो आपको क्या दे देगा, आपको समासिक पद दे देगा, कोई आपको समासिक पद दे देगा और आपको पहचानना होगा कि बताइए ये कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का एक तरीका है, वो क्या है कि आपको समासिक पद में क्या दिख जाएगा, अव्ययी दिख जाएगा, ठीक है। तो जिस भी समासिक पद में आपको क्या दिख जाए, अव्ययी शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाना वो किसका उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम विभक्ति के अर्थ वाले अव्ययी भाव समास को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, अधि दिखाई दिया, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, अधि दिखाई दिया, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, अधि दिखाई दिया। तो अधि क्या है, अधि अव्ययी है, ठीक है। ये क्या है, ये अव्ययी है, ठीक है। ये क्या है, ये अव्ययी है। तो मान लो आपको एग्जाम में दे दिया अधिहरि, अध्यात्म, इस तरह से आपको दे दिया, आपको पहचानना है कि कौन सा समास है। तो आपको क्या दिखा हुआ उसमें, आपको वहाँ पर अधि दिखा, यानी कि ये क्या अव्ययी है, इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, इसका आप समास विग्रह कीजिए, ठीक है। इसका आप क्या कीजिए, समास विग्रह कीजिए। तो देखिए, अब ये जो अधि जो होता है तो मैं के अर्थ में यूज़ किया जाता है, मतलब मैं के अर्थ में, है ना, मैं के अर्थ में क्या यूज़ किया जाता है, अधि यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर मान लो आपसे एग्जाम में ऐसा दे दिया अधिहरि, अब अधि जो होता है किसके यूज़ में है, किसके अर्थ में किया जाता है, मैं के अर्थ में, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हरि में, अधिहरि का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा,
हरी में। और आपको पता है जहाँ पर भी क्या होता है में, पई पर चिन्ह होते हैं वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति लगती है। तो अगर आपको क्या करना है, इसका समास विग्रह करना है, मतलब इसको आपको क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, इस हरि की सप्तमी विभक्ति को लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसकी सप्तमी विभक्ति? हरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरो हो जाएगा, है ना। और बाद में आप इति लगा दो। ठीक है, बाद में इति, इति जो होता है वो क्या होता है? ये बताता है ये कि अंत हो रहा है इस वाक्य का। ठीक है, उसके तो कोई मतलब भी नहीं है। हालांकि आप हरो लिख दो बस, तो हरो में ये में भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब अगला आप देखिए यहाँ पर अध्यात्म, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? आत्मा में। मतलब यहाँ पर आपको क्या दिखा? आपको सबसे पहले पहचान लिया, यहाँ पर अधि दिख रहा है। अधि जो क्या अव्ययी है, इसका मतलब अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अगर आपको इसका विग्रह करना है तो इसका मतलब क्या होता है? अधि का मतलब होता है में। मतलब में के अर्थ में हम क्या यूज़ करते हैं? अधि यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है? आपको क्या कर देना है? ये जो आत्मा है इसकी आपको सप्तमी विभक्ति लिख देना है। तो क्या जाएगा? आत्मनि हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखिए अधिगोपम, यानी कि गोप में। ये जो अधि जो है, अधि का मतलब आप समझ गए क्या होता है? में के अर्थ में उपयोग किया जाता है। तो अधिगोपम मतलब क्या जाएगा? गोप, गोप में। तो आप क्या कर देना है? गोप की सप्तमी विभक्ति लगा देना है। तो बस ये गोप इति हो जाएगा। तो अधि अव्ययी सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है। तो यहाँ पर अधि जो है, अधि जहाँ पर भी आपको दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है? में होता है। तो इसके साथ जो भी शब्द होगा उसके आपको सप्तमी विभक्ति लिख देना है। किसमें? समास विग्रह में। आई बात समझ में? चलिए, तो इस तरह से ये हमने देखा। उसके बाद और उदाहरण आप देखिए यहाँ पर। आप देखिए ये जो समीप, अगला कह दिया समीप। तो देखो समीप जो है, समीप के अर्थ में, समीप के अर्थ में जो अव्यय यूज होता है वो कौन सा अव्यय यूज होता है? वो उप अव्यय यूज होता है। कौन सा अव्यय यूज होता है? उप अव्यय। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए उपगंगम, यानी कि गंगा के समीप। उपनगरम, यानी कि नगर के समीप। उपकृष्णम, यानी कि कृष्ण के समीप। उपतटम, यानी कि तट के समीप। ठीक है, तो एक तो आपसे शब्द दे देगा आपको, आपको पहचानना है कौन सा समास है। आपको यहाँ पर उप दिख गया, यानी कि क्या है? ये अव्यय है। उप क्या है? अव्यय है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास है ना। उप एक तरह का उपसर्ग है, और उपसर्ग भी क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि अरे ये जो उप जो है ये क्या अव्ययी है, इसका मतलब अव्ययी भाव समास है। तो इस हिसाब से पूछ लेगा। ठीक है, दूसरा आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे दे देगा, आपको दे देगा मान लो गंगायाः समीपम, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया। आपको इसका शब्द बनाना है, इससे कौन सा समासिक पद बनेगा। एक तो ऐसे आपसे पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है? अब एक आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। अपने कॉपी में एक नोट लिख लीजिए। नोट में आपको ये लिखना है, नोट में ये लिखना है कि जब आप क्या करते हैं? समासिक पद बनाते हैं। नोट में क्या करना है? जब आप क्या करते हैं? समासिक पद बनाते हैं, समासिक पद बनाते हैं, तो समासिक पद बनाते समय नोट डाउन कर लो आप आपकी कॉपी में। जब आप क्या करते हैं? समासिक पद बनाते हैं, मतलब समास इस तरह से आपको दिया क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको और इसका क्या बनाना है? आपको इसका समासिक पद बनाना है। तो वहाँ पर आपको नोट डाउन करना है कि समासिक पद बनाते समय आपका जो अव्ययी होगा, अव्ययी पद होगा, वो क्या होगा? आगे होगा, और बाद में क्या होगा? आपका संज्ञा और सर्वनाम वाला होगा। संज्ञा या सर्वनाम वाला पद होगा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम वाला पद होगा। और अगर मान लो आपसे पूछ लिया समासिक विग्रह, अगर आपको क्या पूछ लिया? समास विग्रह पूछ लिया। जैसे कि मान लो आपको उपगंगम दे दिया क्वेश्चन में, उपगंगम दे दिया, इसका समास विग्रह बताइए। तो समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय क्या होगा? आपका संज्ञा या सर्वनाम वाला, संज्ञा या सर्वनाम वाला सब पद जो होगा वो आगे होगा, और बाद में क्या होगा? आपका अव्ययी वाला पद होगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो आप इस चीज़ को। देखिए आप आपको उदाहरण के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपको इस तरह से दे दिया गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? समासिक पद बनाना है। इसका आपको क्या करना है? समासिक पद बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है समीपम दिख रहा है। अब समीप जो है एक तरह का क्या है? अव्ययी है। मतलब इसके अर्थ में हम कौन सा अव्यय यूज़ करते हैं? इसके अर्थ में हम क्या यूज़ करते हैं? उप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर उप हो जाएगा। ठीक है, और गंगायाः, यहाँ पर जो गंगाया है ये कौन सी विभक्ति है? ये षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो जब आप इसका क्या कर रहे हैं? समासिक पद बना रहे हैं। ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं आप? समासिक पद बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर समासिक पद
जो होता है वो किस में होता है, हमेशा नपुंसकलिंग में होता है, नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। तो आपको ये गंगायाम जो है इसका आपको क्या कर देना है, इसको आपको फलम वाला रूप बना देना है, नपुंसकलिंग वाला, ठीक है। तो आप क्या कर दो, इसको नपुंसकलिंग वाला बना दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगम हो जाएगा, गंगाया का क्या हो जाएगा, गंगम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा। अब उसको क्या कर दो, आप उसको जोड़ दो। तो जोड़ेंगे कैसे आप, तो मैंने आपको अभी बताया कि जब समासिक पद होता है, जब समासिक पद आपको बनाना हो तो अव्यय को आगे करना है और संज्ञा सर्वनाम जो भी उसको पीछे करना है। तो यहाँ पर उप क्या है, अव्यय है, तो उप क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, और संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसी को तोड़ना हो तो देखिए तोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, उप दिखाई दे रहा है, और उप अव्यय जो होता है वो समीप के अर्थ में उपयोग किया जाता है। इसकी जगह क्या कर दो आप, समीप कर दो, क्या कर दो आप, समीप कर दो। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, गंगम दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर गंगम दिख रहा है। तो गंगा के समीप, अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उप मतलब क्या होता है, समीप, किसके समीप, तो गंगा के समीप। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, और आपको पता है कि जहाँ पर भी का, के, की इस तरह से चिन्ह होता है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी, षष्ठी विभक्ति होती है। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए गंगम जो है वो तो क्या अभी नपुंसकलिंग एक वचन में, तो इसको आपको क्या करना है, षष्ठी में चेंज कर देना है, इसकी आपको षष्ठी विभक्ति बता देना है। इसकी षष्ठी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर षष्ठी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगाया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंगाया। तो बस अब मैंने आपको बताया यहाँ पर जब समास विग्रह करेंगे तो संज्ञा सर्वनाम आगे होगा, अव्यय पद क्या होगा, पीछे होगा। तो बस गंगायाः समीपम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, गंगायाः समीपम होगा। एक उदाहरण और आपको बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर समास में अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा समास है तो वो तो हर कोई बता देगा, लेकिन अगर मान लो समास विग्रह करने को दे दिया या समासिक पद बनाने को दे दिया, तीन तरह के क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपको डायरेक्ट क्या दे देगा, शब्द दे देगा, आपको पहचानना होगा कौन सा समास है। दूसरा क्वेश्चन समास विग्रह करके इस तरह से दे देगा, उसका आपको समासिक पद बनाना है, ठीक है। तो वो आपको एक तो पूछेगा, और एक आपसे क्या पूछेगा, समास विग्रह करने को पूछेगा। तो समास विग्रह जिसमें क्या होता है, खूब ज़्यादा कठिन होता है। तो चलिए एक और आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि बात करते हैं कृष्णस्य समीपम, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता भी है। अगर मान लो आपसे दे दिया कृष्णस्य समीपम, इस तरह से आपको मान लो एग्जाम में दे दिया, इसका समासिक पद बनाओ, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, समीपम, और हमको पता है समीपम जो होता है, अब याद कर लेना उस चीज़ को आप, समीपम जो होता है किसके अर्थ में, तो उप, यहाँ पर कौन सा, इसके अर्थ में कौन सा अव्यय यूज करते हैं, उप, ठीक है। और कृष्ण से जो है ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। और आप क्या कर रहे हो, आप समासिक पद बना रहे हो। और अभी हमने देखा समासिक पद में क्या होता है, समासिक पद में जो समासिक पद होता है वो नपुंसकलिंग में होता है। इसको क्या करो, फलम वाला रूप बना दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृष्णम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्णम हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कृष्णम हो जाएगा। तो यहाँ अब, और अभी मैंने आपको एक नोट डाउन कराया कि समासिक पद जब बनाते हो तो आपको क्या करना है, अव्यय पद को आगे करना है और संज्ञा सर्वनाम को पीछे करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उप को आगे कर दो क्योंकि अव्यय है, और कृष्णम यानी कि संज्ञा है तो पीछे कर दो, उपकृष्णम हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अगर मान लो इसका क्या करना है, अगर मान लो इस तरह से दे दिया, अगर आपको दे दिया उपकृष्णम, तो इसका क्या बताओ आप, समास विग्रह बताओ। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर उप देखा, उप मतलब क्या है, ये एक अव्यय है, इसका मतलब ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है। और उप के अर्थ में क्या यूज करते हैं हम, समीप यूज करते हैं, ठीक है, समीप यूज करते हैं। और आगे क्या दिया आपको, कृष्णम दिया जो कि नपुंसकलिंग में है। तो यहाँ पर समीपम मतलब कृष्ण के समीप, यहाँ पर का के की वाला आ रहा है, मतलब षष्ठी विभक्ति करना होगी यहाँ पर आपको, किसकी, कृष्ण की। तो कृष्ण की क्या कर दो, षष्ठी विभक्ति कर दो, तो क्या हो जाएगा, कृष्णस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्णस्य हो जाएगा। तो बस अब मैंने आपको बताया जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अव्यय जो होगा वो पीछे होगा और संज्ञा सर्वनाम आगे रहेगा। समासिक पद में अव्यय आगे रहता है, लेकिन समास विग्रह में अव्यय पीछे चल जाएगा। तो आप क्या कर दो, आप क्या कर दो, कृष्णस्य मतलब संज्ञा को आगे कर दो और समीपम कर दो, और समीपम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए थोड़ा सा क्या होता है समास विग्रह करना कठिन होता है, तो जहाँ जहाँ पर मैं आसानी कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आसान करने की। हालांकि देखो मैं भी कोई संस्कृत का ज्ञाता तो हूँ नहीं, है ना, लेकिन मैंने भी बहुत मतलब इधर उधर से चीज़ें निकाली, मैंने पढ़ा, मैंने किताबें पढ़ी मैंने, और मैंने हर नियम को पढ़ा, तब जाके मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को समाज ये वाला लेक्चर बनाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मेरे को इसमें क्या थोड़ा रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि देखो मैं कहीं पीएचडी तो किया हुआ हूँ नहीं, है ना, लेकिन फिर भी अभी हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आया जितना इसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर समास विग्रह थोड़ा सा कठिन होता है, तो मैं जितना आसान बना सकता हूँ आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। कुछ आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको थोड़ी चीज़ें मेमोराइज भी रखनी पड़ेगी कि उप जो होता है उसके अर्थ में हम समीप को यूज़ करते हैं, समीप के अर्थ में हम उप अव्यय को यूज़ करते हैं। समास विग्रह कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अगर आपको समासिक पद करना हो तो आपको क्या करना है, अव्यय को आगे ले आना है, और जो भी संज्ञा दी है उसका आपको फलम वाला रूप लगाना है। क्यों? क्योंकि समासिक पद में क्या होता है, नपुंसकलिंग एकवचन भी होता है। ठीक है, अगर आपको समास विग्रह करना है तो अव्यय को पीछे फेंक दो और संज्ञा सर्वनाम को आप क्या कर ले आओ, आगे ले आओ। ठीक है, और यहाँ पर समीप है, किसके समीप, तो यहाँ पर का के की वाला चिन्ह आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति यूज कर दो आप। आई बात समझ में, इस तरह से। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम, देखो तो यहाँ पर उपयुक्त उदाहरणों में, अब वो छोड़ो यार फालतू चीज़ें। अब देखो अब यहाँ पर क्या दिया है, समृद्धि, तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, समृद्धि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो समृद्धि के अर्थ में, समृद्धि दिया हुआ है तो समृद्धि के अर्थ में आपको जो अव्यय यूज़ करना है वो कौन सा अव्यय यूज़ करना है, आपको सु वाला अव्यय यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यानी कि सु उपसर्ग वाला अव्यय यूज़ करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो आपसे ये दे दिया सुमद्रम, यानी कि मध्य देशवासियों की समृद्धि, तो जहाँ पर भी आपको क्या दिख गया, यहाँ पर आपको सु दिख गया। सु का मतलब क्या होता है, समृद्धि होता है। क्या होता है, समृद्धि होता है। ठीक है, और आगे आपको क्या दे दिया, आपको मद्रम दे दिया, यानी कि ये क्या है, ये तो आपका फलम वाला रूप है। तो इसको अगर आपको क्या करना है, विग्रह करना है, तो आपको क्या कर देना है, ये जो मद्रम है, ये जो मद्रम है इसके आपको क्या कर देना है, इसके आपको षष्ठी विभक्ति लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, की आ रहा है, की चिन्ह आ रहा है। ठीक है, और जहाँ पर का के किया तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति बनती है, तो मद्रम की आपको षष्ठी विभक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मद्राणाम हो जाएगा, मद्राणाम, और ये बहुवचन वाला है। ठीक है, ये बहुवचन वाला षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस इसका अगर समास विग्रह आप कर रहे हैं तो विग्रह में क्या होता है, अव्यय पद पीछे चल जाएगा, तो समृद्धि पीछे चल गया और मद्राणाम आगे आ गया, ये हो गया। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पर, आगे आपको क्या दिया है, यहाँ पर वृद्धि वाला दिया हुआ है ना, वृद्धि वाला दिया हुआ है आगे। तो दूर, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको दिख जाए दूर, जहाँ पर भी आपको क्या दिख जाए, आपको दूर वाला दिख जाए, तो इसका अर्थ जो होता है किसके अर्थ में यूज करते हैं हम, वृद्धि के अर्थ में। ठीक है, वृद्धि के अर्थ में, तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, दूर्य वनम, दूर्य वनम यानी कि यवनों की दुर्गति, जहाँ पर ये दुर्गति ले लो आप, या वृद्धि ले लो या अभाव के अर्थ में क्या करते हैं हम दूर इसका उपयोग करते हैं, किसके अर्थ में, दुर्गति के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में और अभाव के अर्थ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यौवनों की दुर्गति। ठीक है, तो यहाँ पर दूर एक क्या है, तो हम देखो यहाँ पर दुर्गति आया तो यहाँ पर अव्यय कौन सा यूज करेंगे हम, दूर वाला यूज करेंगे। बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, यौवन आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यवनम जो ये तो फलम वाला रूप है, तो इसके आपको क्या कर देना है, इसकी षष्ठी विभक्ति लगा देना है बस। तो यहाँ पर देखिए आप षष्ठी विभक्ति लगाई और वृद्धि हमने क्या कर दिया, पीछे कर दिया। तो ये जो वृद्धि है ये तीन रूप में, दुर्गति के रूप में, वृद्धि के रूप में, अभाव के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया ना, इसको भी ठीक सही करना है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास, थोड़ा हम स्पीड बढ़ा के कर रहे हैं, ऑलरेडी 33 मिनट हो गया है। अब देखियो आप यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ अभाव देखो, तो अभाव के अर्थ में आपको जो अव्यय यूज़ करना है वो कौन सा करना है, निर अव्यय यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको निर दिखा, यहाँ पर आपको निर दिखा, यहाँ पर आपका दिखा निर दिखा, यहाँ पर आपका दिखा, आपको यहाँ पर निर अव्यय दिखा। ठीक है, आगे आपको क्या दिखा, पर मक्षिकम का मतलब क्या होता है, मक्खियों का अभाव। तो यहाँ पर क्या दिखा आपको, अभाव। तो ये जो निर है ये किसके अर्थ में यूज करते हैं अपन, अभाव के।
और मक्षिकम जो है इसकी जगह आपको क्या कर देना है, षष्ठी विभक्ति यूज़ करना है। अगर आपको क्या करना है, इसका समास विग्रह करना है। और षष्ठी जब हम क्या करते हैं, विभक्ति यूज़ करते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो आपका जो संज्ञा सर्वनाम आगे आ जाता है और अव्यय पद पीछे चल जाता है। तो यहाँ पर निर जो है वो किसके अर्थ में, अभाव के इसमें अर्थ में यूज़ कर रहे हैं, तो अभाव क्या जाएगा, पीछे चल जाएगा। और इसके क्या कर दिया हमने, षष्ठी विभक्ति लगा दी, मक्षिकाणाम हो गया। ठीक है, चलिए बस वैसे आप आगे का देख लेना। तो जो मैंने आपको पिछले बताया ना, वैसे आपको सेम यहाँ पर भी करना है। बस आपको याद रखना है कि नीर जो है वो अभाव के अर्थ में यूज़ करते हैं, उप जो है वो समीप के अर्थ में यूज़ करते हैं, दूर जो है वो दुर्गति, वृद्धि, है ना, इनके अर्थ में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए तो वो आपको याद रहेगा। बाकी आपको मैंने बता दिया, अगर आपको समासिक पद बनाना है तो अव्यय को आगे करिए, अगर आपको समास विग्रह करना है तो अव्यय को पीछे करिए। ठीक है, बाकी चिन्ह देखिए आपको कौन सी भक्ति लगेगी, तो आप होशियार हो ही, हमने सब कुछ पढ़ लिया है कुछ, है ना, तो आपको वो तो पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसका भी आप रहने दो, है ना, इसका भी आप रहने दो, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर दिया अति निद्रम, यहाँ पर दिया अति स्वप्नम। तो इस समय नींद उचित नहीं है, अति निद्रम का मतलब क्या होता है, इस समय नींद उचित नहीं है। इसको भी आप क्या कर दो, संस्कृत में बना दो आप, तो निद्रा संप्रति न युज्यते। ठीक है, अति स्वप्नम, तो इस समय स्वप्न उचित नहीं है, तो इसको आप क्या कर दो, संस्कृत में बना दो, स्वप्न संप्रति न युज्यते। इसको आप थोड़ा याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगला यहाँ पर क्या दिया, पश्चात, पश्चात दिया। पश्चात जो है इसके अर्थ में हम जो अव्यय यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, हम अनु अव्यय यूज़ करेंगे। कौन सा, अनु वाला अव्यय यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, अगर मान लो ये आपको ऐसा दे दिया, विष्णु पश्चात दे दिया। ठीक है, अगर आपको क्या दिखा यहाँ पर, पश्चात दिखा, आप झट समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, अनु वाला अव्यय यूज़ हो। कौन सा, अनु वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया, विष्णु दिया हुआ है। ठीक है, विष्णु दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर विष्णु के पीछे, तो ये विष्णु जो है वो क्या है, इसकी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति में यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आपको इसका क्या करना है, समासिक पद बनाना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फलम वाला रूप बनाना पड़ेगा। तो बना दीजिए फलम वाला रूप, तो क्या हो जाएगा, ये विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। बस फिर आपको क्या करना है, इसका समासिक पद बना रहे तो उसमें क्या होता है, अव्यय आगे होता है, तो अनु और संज्ञा सर्वनाम पीछे चल जाती है, तो क्या हो जाएगा, अनु विष्णु हो जाएगा। आई बात समझ में। आप ये देखिए, रामस्य पश्चात, इसको आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए पश्चात दिखा, इसका मतलब यहाँ पर अनु वाला क्या हुआ है, अनु वाला यूज हुआ है। ठीक है, कौन सा अव्यय यूज हुआ है, अनु वाला अव्यय यूज हुआ है। राम से जो है क्या, षष्ठी भक्ति है, लेकिन इसका आपको क्या करना है, फलम वाला रूप बनाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रामम हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आप जोड़ दो, समासिक पद बनाना, तो समासिक पद में क्या होता है, अव्यय आगे हो जाएगा और अनु रामम हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर आपको इसका समास विग्रह करना है तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, अनु जो कि क्या है, अव्यय है, तो आप समझ जाएंगे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अनु का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब होता है, अनु का मतलब क्या होता है, पश्चात। अनु का मतलब क्या होता है, पश्चात होता है। रामम क्या है, ये रामम फलम वाला रूप है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, राम के पीछे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के वाला चिन्ह आ रहा है, मतलब आपको राम की क्या करना है, षष्ठी भक्ति बनाना है। अगर आप समास विग्रह करोगे तो बस षष्ठी भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रामस्य हो जाएगा। ठीक, बस इसको आप फिर जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो अव्यय पद है पीछे चल जाता है समास विग्रह में। अभी मैंने आपको बताया था अव्यय पद क्या है, पश्चात, ये क्या हो जाएगा, पीछे चल जाएगा। और रामा से षष्ठी भक्ति वाला यूज़ कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर के वाला चिन्ह लगा हुआ है। ये आई बात समझ में, तो ऐसा करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हाँ, अब देखो, अब शब्द का अगर मान लो अगर प्रकाश हो, है ना, शब्द का प्रकाश अगर हो रहा हो तो वहाँ पर आपको इति अव्यय यूज करना है। कौन सा, इति अव्यय। देखिए आप यहाँ पर हरि शब्द का प्रकाश होना है, यानी कि इति हरि हो जाएगा। ठीक है, विष्णु शब्द का प्रकाश होना है, यानी कि इति विष्णु हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह करना है तो इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब होता है प्रकाश, तो वो पीछे चल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, षष्ठी भक्ति लग जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर का के की वाला चिन्ह आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश पीछे चल जाएगा, अव्यय पीछे चल जाएगा। अगर विग्रह करना हो तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। ठीक, अब यथा, देखो यथा जो होता है वो कब कब यूज़ किया जाता है, तो योग्यता अगर आप बता रहे हो, है ना, किसी की अनुकूलता बता रहे हो या कोई लायक है उसको बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पर आपको यथा अव्यय यूज़ करना है। ठीक है, दो चीज़ को दोहराने के लिए आपको यथा अव्यय यूज़ करना है। ठीक है, पदार्थों की सीमा, अगर मान लो कि आपको एक सीमा दी, उसको अगर आपको क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो बाहर नहीं जाना, मतलब
मान लो कोई सीमा है, इस सीमा को क्रॉस नहीं करना है, इस सीमा के बाहर नहीं जाना है, तो इसके अर्थ में भी यथा का यूज करना है। और सादृश्य यानी कि समानता बताने में भी आपको क्या करना है, यथा का अव्यय का यूज करना है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए इनको आप देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर अनुरूपम दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या दिया है, अनुरूपम यानी कि रूप के योग्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनु अव्यय दिखा। देखो यहाँ पर अव्यय सबसे पहले अगर आपको इस शब्द दे दिए, अनुरूपम दे दिया, अनुगुणम, प्रतिदिनम, यथा, सहरी, ये सब दे दिया, तो आपको कैसे पहचानना है कि अव्यय भाव समास है। यहाँ पर अव्यय दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपको अनु दिखा, यहाँ अनु दिखा, यहाँ प्रति दिखा, यहाँ पर आपको यथा दिखा, यहाँ पर आपको स दिखा, यहाँ पर आपको स दिखा। तो आप समझ जाना ये सब अव्यय भाव समास के उदाहरण है। अगर आपको इसका समास विग्रह करना है तो आप समास विग्रह कैसे करेंगे, तो अनुरूपम, इसका मतलब क्या था, रूप के योग्य। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो अनु जो होता है अनु जो है, या तो आप यथा रूपम भी यूज़ कर सकते हैं आप, यथा रूपम। तो यथा का मतलब हम किस में योग्यता बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बस इसको आप तोड़ दो। तो रूप यहाँ पर क्या आ रहा है, किसके योग्य, तो रूप के योग्य। तो रूप में षष्ठी भक्ति कर दी, यहाँ पर आपने क्या कर दी, षष्ठी भक्ति कर दी, और योग्यम का आपने पीछे कर दिया, क्योंकि अव्यय है। समास विग्रह में हम क्या करते हैं, अव्यय पद को पीछे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए अगला उदाहरण देखिए, प्रतिग्रहम, यहाँ पर प्रतिदिनम दिया हुआ है। तो अगर आपको इस तरह से कोई दिख जाए, प्रतिगृहम, प्रतिदिनम, है ना, मतलब प्रति अव्यय आपको दिख जाए, तो आपको क्या कर देना है, अगर इसका समास विग्रह बनाना है तो जो भी पिछला वाला है उसका आप 2 बार लिख दो। ठीक है, और अगर मान लो आपको इस तरह दे दिया, आपको समास विग्रह करके दे दे कि ग्रहम ग्रहम, इसका बताइए समासिक पद क्या होगा, तो इसके आगे प्रति लगा के ग्रहम कर दो बस। ठीक है, चलिए इस तरह से आप कर देना। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं हाँ, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप इसमें आ जाइए, आप स वाले में आ जाइए। अब देखो इसको ना थोड़ा आप देख लेना, ये वाला है ना, अनुपूर्य क्रम वाला जो है इसको आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला देख लीजिए। आप स देखो, अब ये जो स अव्यय जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, इसको आप देख लीजिए। देखो स अव्यय जो है, एक तो सात में सात को बताने के लिए ना, के साथ वगैरह ये सब, उसको बताने के लिए आपको क्या करना है, स का यूज़ करना है। इसके अलावा युगपत है ना, युगपत में भी आपको क्या करना है, स का यूज़ करना है। उसके बाद सदृश यानी कि समानता अगर आप बता रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, स का यूज़ करना है। इसके अलावा आपको अगर संपत्ति बताना हो, ठीक है, संपत्ति, तो संपत्ति के अर्थ में भी आपको क्या करना है, स का यूज़ करना है। तो आगे बस ये स के उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, सचक्रम यानी कि चक्र के साथ, किसके साथ, चक्र के साथ। और एक चीज़ आपको और यहाँ पर मैं नोट डाउन करा देता हूँ कि एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन आप कर लीजिए कि जहाँ पर भी अगर आपको क्या दिख जाए, सहतम यानी कि सह वाला, यानी कि साथ वाला हो जाए, है ना, जहाँ पर भी अगर आपको सह वाला क्या दिख जाए, अव्यय दिख जाए। ठीक है, तो उसका अगर आपको करना है समास विग्रह करना है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, षष्ठी की जगह आपको तृतीया विभक्ति यूज़ करना है ना, बस इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सह वाले में, मतलब साथ वाले में सह वाला जो दिख जाए, सहतम या सह, इस वाला कोई दिख जाए, ठीक है, अव्यय दिख जाए, तो आपको क्या करना है, उसका समास विग्रह करना है। तो वहाँ पर आपको क्या कर देना है, आपको तृतीया विभक्ति वाला यूज़ करना है षष्ठी की जगह। देखिए अब यहाँ पर षष्ठी की जगह क्या हुआ, तृतीया वाला यूज़ हुआ, चक्रण। यहाँ पर देखिए तृतीया वाला यूज़ हुआ है, हर्षेन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक, यहाँ पर षष्ठी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सादृश में भी क्या है, स अव्यय का यूज़ किया, स सखी, स वर्णम। तो स मतलब क्या होता है, स मतलब क्या होता है, सादृश्य यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। तो स क्या हो जाएगा, सादृश्य को बता रहा है, सादृश्य हो जाएगा। ठीक है, और सखी, तो इसकी जगह आपको क्या कर देना है, यहाँ पर किसके जैसा, मित्र के जैसा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सदृश्य सख्या हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सदृश्य वर्णेन हो जाएगा। या तो आप ऐसा, अगर आप सही लिखे ना तो इसको ऐसा लिख दो आप, वर्णेन सदृश्य, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर अव्यय पद का तो पीछे चल जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद, हालांकि ये भी सही है ना। उसके बाद हम बात करते हैं संपत्ति के अर्थ में विद्यमान अव्यय। आप देखो संपत्ति में भी आपको क्या करना है, स वाला अव्यय यूज़ करना है। ठीक है, तो आप है ना, थोड़ा उदाहरणों का आप अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत कर लेना। ठीक है, मैं जितनी कोशिश कर सकता था उतना मैंने आपके लिए थोड़ा इजी किया है। ठीक है, विग्रह को। ठीक, चलिए
तो यहाँ पर देखिए आप मर्यादा वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ मरणम का मतलब आप समझते क्या होता है, मरने तक। यहाँ पर क्या देगा, आ मरणात हो जाएगा। आजीवनम यानी कि जीवन पर, तो यहाँ पर क्या देगा, आजीवनात, इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हर एक का आप देख लेंगे ना, तो आपको एक एक हर एक का एक देख लेंगे ना, आपको सारे बन जाएंगे। ठीक, चलिए तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा था, है ना, और अव्ययी भाव समास का थोड़ा समास विग्रह कठिन होता है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, मैं क्योंकि मेरे को खुद को इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता था उतना मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा आप है ना इसमें उदाहरण में थोड़ा सा मेहनत कर देना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें, अगर आपको कोई डाउट हो ना तो जरूर मेरे से पूछ लेना। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।